हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 71st बीपीएससी नोट सीरीज के अंतर्गत प्राचीन भारत की बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितनी की ज़रूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। और देखिए, प्राचीन भारत की बात कर ली जाए तो प्राचीन भारत की बात करने से पहले इतिहास के काल विभाजन को देख लेते हैं। लिखित साक्ष्य एवं पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास को मुख्यतः 3 कालों में विभाजित करके देखा जाता है। एक तो हो जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक हो जाता है आद्य ऐतिहासिक काल और एक हो जाता है ऐतिहासिक काल। देखिए, इन तीनों कालों में आपको मात्र एक डिफरेंस ध्यान में रख के चलना है, वो है लिखित साक्ष्य। क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य की बात कर लिया, पुरा अर्थात पुराना, तत्व अर्थात तत्व, आप समझ पा रहे होंगे। जो भी पुराने तत्व मिलते हैं ये आपको हर काल से मिल जाएंगे, जैसे कि पत्थर के औजार हो गए, पत्थर के हथियार हो गए, या फिर कांसे की मूर्तियाँ यहाँ से आपको मिलेंगी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, मुहरे हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियाँ हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ये आपको हर काल से मिल जाएंगे। लेकिन लिखित साक्ष्य की बात कर ली जाए तो लिखित साक्ष्य आपको हर काल से नहीं मिलेंगे, तो आपको विशेष रूप से लिखित साक्ष्य पर फोकस करना है। तो प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर ली जाए तो देखिए, शुरू में मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो यहाँ से आपको लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। और इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि पाषाणकालीन जो सभ्यता है ये किस काल के अंतर्गत आएगी, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगी। ठीक है, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर ली जाए तो यहाँ देखिएगा कि लिखित साक्ष्य प्राप्त तो होंगे, लिखित साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर ली जाए, लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जबकि वो जो लिपि है वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता में आगे हम देखने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है, उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक, समझा नहीं जा सका है। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन वे अभी तक अपठनीय रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और इस काल के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी इसी काल के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि वेदों की बात करी जाए तो देखिए, वेद जो थे वो प्रारंभ में लिखे नहीं गए थे, मौखिक रूप से वेद के ज्ञान का प्रसार हो रहा था। ठीक है, लोग सुनकर वेदों को याद करते थे, वेद को याद करते थे। श्रुति परंपरा पर आधारित था वेद का ज्ञान। ठीक है, बाद में ब्राह्मी लिपि का विकास होता है, उसके बाद वेद का जो लेखन का कार्य है वो शुरू होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ से आपको लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होंगे और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होंगे, और लिखित साक्ष्य जो प्राप्त होंगे वे पढ़े भी जा सकते हैं, पढ़े जा चुके हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल देखिएगा तो जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है उसके आसपास के टाइम से ये ऐतिहासिक काल प्रारंभ हो जाता है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये काल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद प्राचीन भारत के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोन एज की। पाषाण काल की बात कर ली जाए तो ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, पाषाणकालीन सभ्यता की बात करें, पाषाण अर्थात पत्थर, मतलब पत्थर का टाइम। कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य जो था प्रारंभ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मुख्य रूप से जो आवश्यकताएं थी उनमें भोजन ग्रहण करना प्रमुख आवश्यकता थी, उसके बाद अपनी रक्षा करना, आत्मरक्षा। ठीक है, तो ये प्रमुख आवश्यकता थी। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो था वो पत्थर के औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे। ठीक है, इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, तो देखिए, स्टोन एज को मुख्यतः 3 कालों में विभाजित करके देखा जाता है। एक तो हो जाता है पुरा पाषाण काल, एक हो जाता है मध्य पाषाण काल और एक हो जाता है नव पाषाण काल। देखिए, पुरा पाषाण काल की बात कर ली जाए तो इसका टाइम पीरियड सबसे लंबा होता है। सबसे लंबा जो टाइम पीरियड होता है वो किसका होता है, पुरा पाषाण काल का। ठीक, इसलिए इसको फर्दर 3 कालों में और विभाजित करके देखा जाता है। एक तो हो जाता है पूर्व पुरा पाषाण काल, मतलब पहले वाला पुरा पाषाण काल। दूसरा हो जाता है मध्य पुरा पाषाण काल। तीसरा हो जाता है बाद वाला पुरा पाषाण काल, अर्थात उत्तर पुरा पाषाण काल। ठीक है, बाकी आपको टाइम पीरियड याद नहीं रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। देखिए, पुरा पाषाण काल के अंतर्गत अगर बात कर ली जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि शुरू में जो मनुष्य जो था वो शिकारी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, और जो भी खाद्य सामग्रियाँ थी तो भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए उसका संग्रहण करता था। ठीक है, बचा कर रखता था। तो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। उसके बाद पशुपालन और कृषि की बात करी जाए तो पशुपालन और कृषि की जानकारी नहीं थी।
हाँ, पूरा पाषाण काल की बात कर ली जाए तो पूरा पाषाण काल में ही शुरू में ही आग की खोज हो जाती है, आग की जानकारी इनको हो जाती है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिएगा कि इस पूरा पाषाण काल के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। पेबुल जो होते हैं वो गोल गोल आपने पत्थर देखा होगा, चिकना चिकना पत्थर नदी के किनारे, ठीक है। तो उस पत्थर के किसी एक साइड को जब आप उखाड़ेंगे तो वो थोड़ा सा धारदार बन जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि फ़ोटो स्क्रीन पर लगा दूं, आप देख लीजिएगा। तो ऐसे हथियार जो मिलते हैं, इसका जो सबसे पहला साक्ष्य आपको प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी से। याद रख लीजिएगा, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है सोहन नदी घाटी से। चॉपर मतलब काटना, चॉपिंग मतलब काटना, चॉपर मतलब काटने वाला, ठीक है। तो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोहन नदी घाटी से, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि हस्तकुंठार अर्थात हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, पत्थर के जो कुल्हाड़ी होते हैं, ठीक है। तो इसके जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसका पहला साक्ष्य प्राप्त होगा आपको मद्रास के निकट में पल्लवरम से, ठीक है, 1863 ईस्वी में। इसीलिए इसको मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और किनको ये प्राप्त होता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद है, ठीक है, जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही फलक संस्कृति के साक्ष्य आपको प्राप्त होंगे मध्य पूरा पाषाण काल में, ठीक है। पूरा पाषाण को 3 कालों में और विभाजित किया गया है, तो मध्य पूरा पाषाण काल में फलक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फलक अर्थात आपने वो फावड़ा देखा होगा ना, तो जो पत्थर होते थे, पत्थर का जो पपड़ी जैसा लेयर होता है उसको फलक के रूप में प्रयोग करते थे। जैसे आपने फावड़ा देखा होगा, कुदाल देखा होगा, ठीक, कुदाल के जैसा, ठीक। तो फलक संस्कृति के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। हाँ, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि उत्तर पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव का उदय होता है, जो मानव आज आप देख रहे हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि पहले जो मानव था वो बानर के रूप में था, ठीक है। तो आधुनिक मानव का जो उदय होता है उत्तर पूरा पाषाण काल में होता है। और आधुनिक मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो आप जानते हैं, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस का उदय होता है उत्तर पूरा पाषाण काल में। और इसी काल में आपको, इसी काल से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें जो चित्रकारी की गई है इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भीमबेटका शैल चित्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल से। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं मध्य पाषाण काल पर। तो इस काल के अंतर्गत भी मनुष्य जो था वो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था। हाँ, लेकिन मनुष्य को पशुपालन की जानकारी हो गई थी, पशुओं का पालन इन्होंने शुरू कर दिया था। और आपको पता है कि सबसे पहला जो पशु पाला गया था वो कौन था? कुत्ता था। तो ये आप जानते होंगे। और पशुपालन का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके अलावा राजस्थान के बागौर से, ठीक। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और इसी काल से मानव के कंकाल के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त होने शुरू होते हैं। मानव अस्थि पंजर अर्थात मानव कंकाल के साक्ष्य सर्वप्रथम इसी काल से प्राप्त होते हैं। और इससे संबंधित जो जगह है गुजरात में लंघनाजी, ये ध्यान रख लीजिएगा, मानव कंकाल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखिएगा कि हड्डी एवं सिंग से बने हुए जो उपकरण हैं ये प्राप्त होते हैं इस काल के अंतर्गत। जगह का नाम ध्यान रख लीजिएगा, महदा से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए, सराय नाहर राय से और दमदमा से। ये तीनों जो जगह है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, महदा जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद ये मन करे तो ध्यान रख सकते हैं दमदमा से ही देखिएगा कि 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। शवाधान अर्थात जो कब्र है, ठीक, उसमें देखिएगा कि 35 जो कब्र है उसमें एक एक मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबकि एक कब्र ऐसा है जिसमें एक में ही 3 मानव को दफनाया गया है। और 5 जो कब्र हैं उसमें 2 को दफनाया गया है। बाकी ऐसे इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया। उसके बाद देखिएगा नौ पाषाण की काल की बात कर ली जाए तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिएगा कि मनुष्य जो है खेती करना सीख जाता है। खाद्यान्न उत्पादन अर्थात खेती की जानकारी इनको हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। और कृषि का सबसे पहला जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो होता है उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से। यहाँ से देखिएगा कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होगा। लगभग 9000 ईसा पूर्व में चावल का यहाँ पर उत्पादन किया गया है, ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टाइम आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो साक्ष्य प्राप्त होता है चावल का वो कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से। अर्थात आप समझ गए होंगे कि कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लहुरा देव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिएगा कि लगभग 7000 ईसा पूर्व में गेहूँ का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होगा। गेहूँ का, ये पाकिस्तान के मेहरगढ़ से सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त होता है।
उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि चावल का जो दूसरा प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश के कोल्डिहुआ से, लगभग 6500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इससे आप ये बात समझ गए होंगे कि सबसे पहला जो साक्ष्य प्राप्त होता है कृषि का, वो लहुरा देव से, उसके बाद मेहरगढ़ से, उसके बाद कोल्डिहुआ से। तो ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा। प्रायोरिटी इसको देनी है, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। पर्टिकुलरली अगर चावल की बात करें तो इसको प्रायोरिटी देनी है। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही ऑप्शन में रहता है। ठीक है, और गेहूं वाले में ये ऑप्शन में रहता है। ठीक है, तो गेहूं वाला तो एक ही है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद देखिएगा कि नवपाषाण काल के अंतर्गत मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने वाला साक्ष्य प्राप्त होता है, कंकाल प्राप्त होते हैं। कहाँ से? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से, ये ध्यान रख लीजिएगा। और गड्ढे में बनाए गए घर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं बुर्ज होम से। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त होंगे। हाँ, राख के टीले के साक्ष्य आपको प्राप्त होंगे, ये कर्नाटक के आपको संगनकल्लू से, पिकली हल से। इसके अलावा तेलंगाना के उतनूर से भी राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ये आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो स्थल है ये सब नवपाषाण कालीन स्थल हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थल नवपाषाण कालीन स्थल है। और इसके बाद पिकली हल की बात कर ली जाए तो पिकली हल से पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद ताम्रपाषाण काल की बात कर लेते हैं। ताम्रपाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। ताम्र अर्थात तांबा, पाषाण अर्थात पत्थर, अर्थात पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग शुरू हो जाता है। इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि मनुष्य जो था, मानव जो था, उसको तांबे की जानकारी हो गई थी। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि तांबा जो है ना, ये मानव के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु है। लोहा पहली धातु नहीं है, तांबा पहली धातु है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत देखिएगा कि कुछ एक महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ हैं। ये सब ओल्ड वाली NCERT जो है उनमें ये सारी संस्कृतियाँ दी गई हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे देखिएगा कि ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत एक संस्कृति आपको यहाँ मिलेगी। राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर आपको मिलेगी अहार या फिर बनास संस्कृति। ठीक है, अहार या फिर बनास संस्कृति। अहार जो है ये वहाँ पर एक स्थल है, उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम पड़ा हुआ है। तो इस संस्कृति के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि प्रमुख स्थल जो होगा वो अहार होगा, और इसका जो प्राचीन नाम है वो ताम्बुवती है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो स्थल आपको प्राप्त होगा गिलुंद होगा, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, यहाँ से देखिएगा कि जो घर हैं, चार दीवारी युक्त घर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बाउंड्री की गई है, बाउंड्री युक्त घर। ठीक है, तो चार दीवारी युक्त घर के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होंगे। इसके बाद आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, यहाँ से आपको कायथा संस्कृति के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो कायथा हो जाता है। और यहाँ से भी देखिएगा कि जो बस्तियाँ हैं उसकी किलेबंदी की गई है। ठीक है, तो किलाबंद बस्तियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होंगे। इसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखिएगा मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति की बात करें तो इस संस्कृति के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, एक तो हो जाता है नागदा, एक हो जाता है नौदा टोली। नौदा टोली की बात करें तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि ये नर्मदा नदी के तट पर है, और इस जो स्थल है इसका उत्खनन कराया गया था किनके द्वारा? HD सांकलिया के द्वारा। सबसे बड़ी ताम्रपाषाणकालीन ग्रामीण बस्ती का जो साक्ष्य प्राप्त होता है नौदा टोली से। ठीक है, एरण ध्यान रख लीजिएगा, ये भी मालवा संस्कृति के अंतर्गत आता है। और ये ध्यान रख लीजिएगा, मालवा संस्कृति की बात करें तो ये हड़प्पा संस्कृति से अलग है, क्योंकि देखिए बहुत सारी संस्कृतियाँ एक ही साथ चल रही थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे कि बहुत सारी ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृतियाँ हैं हड़प्पा संस्कृति के साथ साथ चल रही थी। ठीक है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कोई भी संस्कृति अचानक से एक फिक्स डेट पर थोड़ी बदल जाएगी, धीरे धीरे उसमें बदलाव होता है। ठीक, एक टाइम पीरियड लगता है। जैसे मोबाइल, जैसे डिजिटल वर्ल्ड की बात कर ली जाए, डिजिटल इंडिया की बात कर ली जाए, तो एक फिक्स डेट पर थोड़ी ही पूरा जो भारत है वो डिजिटल हो गया या फिर वर्ल्ड डिजिटल हो गया। ये बदलाव आने में थोड़ा टाइम लगा था। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद देखिएगा कि महाराष्ट्र में आपको जोरवे संस्कृति देखने को मिलेगी। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल है, एक तो जोरवे है, ये भी हड़प्पा संस्कृति से अलग है, पृथक है। फिर नेवासा है, नेवासा से देखिएगा कि आपको यहाँ से पटसन के साक्ष्य प्राप्त होंगे। दैमाबाद है, जो कि आप सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भी देखेंगे। तो ये जोरवे स्थल की बात कर ली जाए, इसके अंतर्गत सबसे बड़ा जो स्थल है वो दैमाबाद है। बाकी इनाम गांव की बात कर ली जाए तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ देखिएगा कि ये जो है इनाम गांव जो बस्ती है, यहाँ पर भी किलेबंदी की गई है। किलाबंद और खाई से घिरी हुई बस्ती आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बस्ती के चारों तरफ खाई। और मातृ देवी की प्रतिमा का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं।
तो ये सारी बातें हैं। पूर्वी भारत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बिहार है। बिहार के अंतर्गत आप देखिएगा सेनुआर हो गया, सोनपुर हो गया, ताराडी हो गया, चिरांद हो गए, चेचर हो गए। तो ये सब कुछ एक महत्वपूर्ण स्थल है ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत। ये सारे एग्जाम्पल्स आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अंतर्गत कुछ एक स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अलग अलग शवाधान की विधियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे पूर्वी भारत के अंतर्गत देखिएगा कि आंशिक शवाधान देखने को मिलती है। आंशिक शवाधान की विधियाँ, आंशिक अर्थात कहने के मतलब मनुष्य के कुछ एक अंग को ही, एक पर्टिकुलर अंग को दफनाया जाता था। वैसे ही पश्चिम भारत की बात कर लीजिए, पश्चिमी भारत में देखिए कि संपूर्ण शवाधान, पूरे शरीर को दफनाया जाता था। उसके बाद दक्षिण भारत की बात कर ली जाए तो इधर की तरफ देखिएगा कि जो मनुष्य हैं इनको पूरब से पश्चिम की तरफ, मतलब पूरब में जो सिर होता था और पश्चिम में पैर, पूरब से पश्चिम दिशा में लिटाकर दफनाया जाता था। और महाराष्ट्र की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आप देखिएगा कि उत्तर दक्षिण जैसे आजकल दफनाया जाता है, ठीक है, उत्तर में सिर, दक्षिण में पैर। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ एक फैक्ट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। जैसे राजस्थान का जो गणेश्वर है, यहाँ से देखिएगा कि हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति की जाती थी। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा गणेश्वर संस्कृति की बात कर ली जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता का जो पहले वाला टाइम था, पूर्व काल जो था, उसके साथ ये संस्कृति चल रही थी। इसलिए गणेश्वर संस्कृति को प्राक अर्थात पूर्व हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद बात करें तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस करके ये देख सकते थे, लेकिन चलिए देख लीजिए। और यहाँ पर देखिएगा कि वनावली और कालीबंगा की बात कर ली जाए तो यहाँ से दो सांस्कृतिक अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक तो प्राक हड़प्पा तथा एक हड़प्पा कालीन। प्राक हड़प्पा अर्थात पूर्व हड़प्पा, ठीक। तो यहाँ से दोनों संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा धौलावीरा और राखी गढ़ी की बात कर ली जाए तो यहाँ से तीन अवस्थाएँ देखने को मिलती हैं। एक तो प्राक हड़प्पा संस्कृति, एक हड़प्पा कालीन जो अभी देखने वाले हैं, तथा तीसरा हो जाता है उत्तर हड़प्पा, बाद वाला हड़प्पा, बाद वाली जो हड़प्पा संस्कृति है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद ये सब देख सकते हैं। कायथा संस्कृति की बात कर ली जाए, हड़प्पा संस्कृति की बात कर ली जाए, ठीक। तो ये दोनों समकालीन हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ऊपर हमने देख ही ली है। बाकी हाँ, यहाँ पर देखिए ये कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इनको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला की बात कर लीजिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये बेहतरीन एग्जाम्पल है प्राग ऐतिहासिक काल का। शैल चित्रकला की बात कर ली जाए, स्टोन पर जो चित्रकारी की गई है, भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। जिसकी खोज किनके द्वारा की गई थी? वीएस वाकंकर, ये नाम भी ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा कि मानव के पाए जाने का सबसे पहला जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। और मनुष्य के द्वारा जो पहला अनाज प्रयोग किया गया, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम जो अनाज है वैश्विक स्तर पर बात कर ली जाए तो वो है जौ। और भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो किनको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ता है। बिल्कुल सिंपल सा रीजन है। असल में सबसे पहले जो उत्खनन कराया जाएगा, सबसे पहला जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो होता है सिंधु घाटी क्षेत्र से। और सबसे पहला जो स्थल होगा वो होगा हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। असल में 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा ये उत्खनन कराया जाता है। हालांकि इसके पहले भी इस सभ्यता से संबंधित चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे इधर की तरफ रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में यहाँ से ईंटें निकलती हैं, ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन को बिछाने में किया जाता है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। अल्टीमेटली 1921 में 1921 में यहाँ पर उत्खनन कराया जाएगा और सबसे पहला जो स्थल प्राप्त होगा वो होगा हड़प्पा। और यहाँ पर देखिएगा कि इस सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग जानते थे। कांसे का प्रयोग शुरू हो गया था। कांसा अर्थात ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो होता है तांबा और टीन का मिक्सचर होता है, जो केमिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये आप ध्यान रख लीजिएगा, कांसे का प्रयोग इन्होंने शुरू कर दिया था। इनको कांसे की जानकारी हो गई थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा देखिएगा कि जो मेसोपोटामियाई अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम मेलुहा शब्द से निरूपित किया गया है। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो मेलुहा भी आप ध्यान रख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया है, ठीक है। और टाइम पीरियड की बात करें तो बहुत सारे टाइम पीरियड है, लेकिन सर्वमान्य जो टाइम पीरियड है वो है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये जो टाइम डिसाइड किया गया है, ये डिसाइड किया गया है कार्बन 14, कार्बन का ये आइसोटोप है। रेडियो कार्बन मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। C14 डेटिंग के अनुसार इस टाइम पीरियड को डिसाइड किया गया, ठीक है। और इसमें ज़्यादा अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तकनीक का नाम ध्यान रख लीजिए, C14 डेटिंग। और हाँ, इसके एरिया की बात कर ली जाए तो लगभग 32 लाख
32 लाख किलोमीटर स्क्वायर लगभग इसका एरिया है। और इसका जो शेप देखिएगा, इसकी जो आकृति है लगभग त्रिभुजाकार है, ठीक है। और त्रिभुजाकार है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है ये ध्यान रख लीजिए, सबसे उत्तरी जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत तो वो है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। किस नदी के तट पर है? चिनाब नदी के तट पर, ये ध्यान रख लीजिएगा। सबसे दक्षिण में बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में आपको पड़ेगा दैमाबाद, इंपॉर्टेंट है, प्रवरा नदी के तट पर, नदी भी ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पश्चिम में बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में आप देखिएगा सुतकागिंडोर है, ठीक है, दास्क नदी के तट पर, ये ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पश्चिमी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अगर बात कर ली जाए तो। और सबसे पूर्वी जो स्थल है वो है उत्तर प्रदेश में आपको पड़ेगा आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट पर, ठीक है। नदी और स्थल जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो घर बनाए गए हैं, हाँ ये बात मैं आपको बताना भूल गया, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। इसके पहले तक देखिएगा कि ग्रामीण सभ्यता रही है, इसके बाद भी देखिएगा कि जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर ली जाए तो ये नगरीय सभ्यता थी। आजकल जैसे आप नगर देख रहे हैं, सड़कें जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं, ठीक है, सड़कें जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं और सड़कों के किनारे प्रॉपर ढंग में घर बने हुए हैं, ठीक है, नालियाँ बनी हुई है सड़कों के किनारे, जगह जगह पर सॉकपिट लगे हुए हैं ताकि अच्छे से उनकी सफाई हो सके। तो ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भी देखी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री पर एक दूसरे को ये काट रहे हैं, ये सब इसको ग्रिड पद्धति बोलते हैं या फिर ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा भी होगा। नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई है और सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटने की वजह से इनको ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, उसके बाद देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगर जो है 2 भागों में, मुख्य रूप से अगर बात करें 2 भागों में विभक्त किए गए हैं। पश्चिम में जो नगर होता था वो थोड़ा ऊंचाई पर होता था, जिसको ऊपरी नगर कहा गया है, उसकी किलेबंदी की गई होती थी। उसमें ख़ास लोग रहते थे, विशेष लोग रहते थे, ठीक है। और पूर्व में निचला नगर होता था, वो आम लोगों के लिए होता था, सामान्य लोगों के लिए होता था, ठीक है। तो अधिकांश जो नगर थे उनको 2 भागों में विभक्त किया गया था, एक ऊपरी नगर, एक निचला नगर, ठीक। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। वहीं यहाँ पर देखिएगा कि चन्हूदड़ो जो है ना, यहाँ पर 2 भागों में विभक्त किया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई किलेबंदी नहीं की गई है। और कालीबंगा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर किलेबंदी, निचला जो नगर है ना, निचले नगर की भी किलेबंदी की गई है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद एक बात और ध्यान रख सकते हैं, धौलावीरा जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। धौलावीरा की बात करें तो इसका जो नगर है 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, एक तो ऊपरी नगर, एक मध्य नगर और एक जो है निचला नगर, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, धौलावीरा, ये मैंने आगे बताया भी होगा, नोट डाउन किया होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा कि घर के दरवाजे और खिड़कियाँ जो थी ये सड़क की ओर नहीं खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। एक्सेप्शन में आप ध्यान रख लीजिएगा, लोथल में सड़कों की ओर खुलती थी जैसे आजकल खुलती हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं मेसोपोटामिया की बात करें तो ये सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक। तो मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की बात कर ली जाए तो इसी के समकालीन हड़प्पा की भी सभ्यता है, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता पहले प्रारंभ हो जाती है। और हाँ, यहाँ पर देखिए घर के दरवाजे और खिड़कियाँ जो हैं ये सड़कों की ओर नहीं खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। एक्सेप्शन में आप ध्यान रख लीजिएगा, लोथल में सड़कों की ओर खुलती थी जैसे आजकल खुलती हैं। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा कि मेसोपोटामिया की बात कर ली जाए तो ये सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के ही समकालीन है हड़प्पा सभ्यता। हालांकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये पहले प्रारंभ हो जाती है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये ध्यान रख लीजिएगा, व्हीलर के अकॉर्डिंग, व्हीलर ने क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना, ये सुमेरियन सभ्यता अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता का उपनिवेश रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, लेकिन व्हीलर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा कि पिगट के द्वारा क्या कहा गया है कि हड़प्पा एवं जो मोहनजोदड़ो है ये एक विस्तृत साम्राज्य, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो ये एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। पिगट के द्वारा ये कहा गया है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और जॉन मार्शल के द्वारा ये कहा गया है किसके बारे में, जो बृहद स्नानागार मिलेगा आपको मोहनजोदड़ो से अभी देखने वाले हैं। तो ये तत्कालीन, उस समय की अगर बात कर ली जाए, तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण था। देखिएगा कि जो ये बृहद स्नानागार है, प्रॉपर ढंग से हर तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, स्नानागार के बगल में छोटे छोटे घर बनाए गए हैं, हो सकता है कपड़ा वपड़ा बदलने के लिए बनाए गए हों, ठीक है। इसी वजह से मार्शल के द्वारा ये कहा गया है तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण, ठीक है।
उस समय का ये स्विमिंग पूल आप समझ सकते हैं। और उसके बाद बात कर ली जाए तो ये ध्यान रख लीजिएगा राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ये सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि इस सभ्यता के अंतर्गत जो भी मिट्टी के बर्तन प्राप्त होंगे वो लाल या फिर गुलाबी रंग के मिलते हैं, जिन पर काले रंग की चित्रकारी की गई है। काली रेखाओं से चित्रित लाल या फिर गुलाबी मृदभांड देखने को मिलेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद एक बात देखिएगा, यहाँ पर मूर्ति एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं यहाँ से, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लोहे का ज्ञान अभी तक इनको नहीं हुआ है। लोहे के ज्ञान की बात करें तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत भी उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी होगी मनुष्य को, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि अभी तक इनको लोहे की जानकारी नहीं हुई है। हाँ, सोना, चांदी, तांबा एवं कांसे की जानकारी इनको होती है, बट लोहे की जानकारी नहीं हुई है। मैक्सिमम जो मुहरे यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस सभ्यता के अंतर्गत सेलखड़ी की मुहरे देखने को मिलेंगी, जिन पर देखिएगा कि जो अधिकांश आकृति मिलेगी मुहरों पर वो मिलेगी एक श्रृंगी बैल की, एक सिंग वाले बैल की, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल की आकृति देखने को मिलती है। हाँ, इसके अलावे जो बहुत सारे जानवरों की आकृति देखने को मिलती है उनमें आप इनका नाम देख सकते हैं, जैसे हाथी की बात कर ले, गैंडा, बाघ, चीता, हिरण, भेड़, बकरी, भैंस, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि गाय, घोड़ा और शेर इनकी आकृति मुहरों पर देखने को नहीं मिलती है। आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, बाघ, चीता, ठीक है, तो बाघ चीता की मिलती है, शेर की नहीं मिलती है। वही भैंस की मिलती है, गाय की नहीं मिलती है, ठीक है, और घोड़ा की भी नहीं मिलती है, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको देख लेते हैं। ये सब आप देख सकते हैं फोटोज, ये ग्रिड पद्धति है, ये धौलावीरा से जो जलाशय प्राप्त हुआ है, लोथल से जो ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं इनकी बात कर ली जाए तो सबसे पहले बात आती है हड़प्पा की। हड़प्पा की बात कर ली जाए तो इसके जो उत्खनन करता है वो दयाराम साहनी है। 1921 में इसका उत्खनन कराया जाता है जॉन मार्शल के निर्देशन में, और ये पाकिस्तान में, आप जगह ध्यान रख लीजिएगा, और ये रावी नदी के बाएं तट पर पड़ता है। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनको ध्यान रख लीजिएगा, जैसे कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसे मैंने बताया ना कि मूर्ति वृक्ष पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उर्वरता की देवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ से एक समाधि मिलेगा जिसका नामकरण किया गया है R37, ठीक। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, ध्यान रख लीजिएगा। और गेहूँ और जौ के दाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक। इसके बाद देखिएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात कर ली जाए तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मुर्दों का टीला। इसका जो उत्खनन कराया जाता है राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में जॉन मार्शल के ही निर्देशन में। और इनको आप ऐसे ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं, जैसे हड़प्पा में कम अक्षर है, मोहनजोदड़ो में ज़्यादा अक्षर है। वैसे ही आप नाम में देखिए, दयाराम साहनी में कम अक्षर है, राखालदास बनर्जी से ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक। तो ये छोटा है तो ये छोटा है, ये बड़ा है तो ये बड़ा है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। डेट में भी आप देख सकते हैं, ये 1921 छोटा है, 1922 बड़ा है, ठीक। इधर छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक। जगह आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और ये सिंधु नदी के दाएं तट पर। यहाँ से जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे वृहद स्नानागार की बात हमने पहले भी कर ली है, विशाल अन्नागार देखने को मिलता है, कांसे की नर्तकी देखने को मिलती है, जिसमें देखिएगा कि नर्तकी जो है ये अपना हाथ जो है ये दाहिने कमर पर रखी हुई है, ठीक। तो ये दाहिने हाथ को कमर पर रखी हुई है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा पुजारी या फिर योगी की मूर्ति, ये देखिए यहाँ पर देखिएगा कि दाढ़ी है, ठीक। और जो कंधा है, बायां वाला कंधा शॉल से ढका हुआ है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ अर्थात शिव जी की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए। आपको मैं एक टास्क देता हूँ, आप देख कर बताइएगा कि ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर नीचे में किन किन जानवरों का चित्र है। ये आपके लिए टास्क है, नीचे में चित्र है, ठीक है, तो आप बताइएगा। हाँ, तो यहाँ पर मूर्ति पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मूर्ति वाला भी एग्जाम्पल आपको दिख गया, जो मैंने आपको बताया था मूर्ति पूजा एवं वृक्ष के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो आप समझ गए होंगे बातों को। और उसके बाद देखिएगा कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर, तो ये मुहरें हमने पहले ही देख ली हैं, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात करते हैं चन्हू की। चन्हू की बात कर ली जाए तो इसके जो उत्खनन करता है NG मजूमदार है, और इसका जो उत्खनन कराया जाता है JH मैके के निर्देशन में कराया गया था। तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए। और ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पर। और यहाँ से देखिएगा कि मनका बनाने के कारखाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा कि बिल्ली का पीछा करते हुए
जो कुत्ता है उसके पदचिन्ह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कुत्ते के पदचिन्ह के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद ये महत्वपूर्ण है सूतकागेनडोर, जो कि सैंधव स्थल का सबसे पश्चिमी स्थल है। आर.एल. स्टाइन के द्वारा इसका उत्खनन कराया जाता है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, दाश्क नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद लोथल की बात कर ली जाए तो लोथल को लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो उत्खनन करता है डॉक्टर एस.आर. राव हैं, और ये जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। जगह का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, मैचिंग वाले प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये जिला मतलब ध्यान रहे या नहीं रहे, लेकिन ये जो राज्य है ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो लोथल की बात करें तो ये गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के तट पर। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिएगा डॉक यार्ड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहाज़ों की गोदी के, जहाँ पर जहाज़ों की मरम्मत की जाती होगी, ठीक है। वैसे ही बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पतन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हाँ, यहाँ पर समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 3 युगल समाधियों के, 3 युगल कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाया गया होगा, ठीक है। तो 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हाथी दांत के जो पैमाना होता है, जो तराजू होता है, इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं लोथल से, ठीक है। लोथल के अलावे एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया है, मोहनजोदड़ो से भी हाथी दांत के तराजू के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद धौलावीरा की बात कर लीजिए तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 3 भागों में इसको विभक्त किया गया था, ऊपरी नगर, निचला नगर, मध्य नगर, निचला नगर, ठीक है। इसका जो उत्खनन कराया गया है आर.एस. विष्ट के द्वारा कराया गया है, और ये पड़ता है गुजरात में, वर्तमान गुजरात में, लूनी नदी के तट पर, ये ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ से देखिएगा कि उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं जलकुंड, जो भी जलाशय है, रॉक कट जलाशय है, मतलब पत्थर को काट कर बनाया गया, ठीक। तो शैलकृत अर्थात रॉक कट जलाशय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं धौलावीरा से। वैसे ही रंगपुर की बात कर ली जाए तो इसके जो उत्खनन करता है रंगनाथ राव है। ये भी वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, मादर नदी के तट पर, और धान की भूसी के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जगह का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, रंगपुर, गुजरात। वैसे ही सूरकोटडा की बात कर ली जाए तो इसके जो उत्खनन करता है जे.पी. जोशी है, लेकिन जगह का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, गुजरात। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कलश शवाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कलश शवाधान कहने का मतलब ये हुआ कि जो मृतक होते थे उनका जो अवशेष होता था कलश में भरकर उनको दफना दिया जाता था, ठीक है। तो कलश शवाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद राखीगढ़ी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसका उत्खनन करता सूरजभान है, और ये हरियाणा में पड़ता है, वर्तमान में हरियाणा के हिसार में, घग्गर नदी के तट पर। नदी का नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, और सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, ये ध्यान रख लीजिएगा। बनावली की बात कर ली जाए तो इसके जो उत्खनन करता है आर.एस. विष्ट हैं, और ये हरियाणा के फतेहाबाद में पड़ता है। हरियाणा आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, रंगोली नदी के तट पर। और यहाँ से मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि नगर में जो सड़कें हैं, मतलब नगर जो है सड़कों के द्वारा समकोण पर नहीं काटी जा रही हैं, यहाँ पर स्टार शेप में विभाजन किया जा रहा है, ठीक है, स्टार शेप में विभाजन किया जा रहा है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद भगवानपुरा की बात करें तो इसके जो उत्खनन करता है जे.पी. जोशी हैं, और ये वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में। तो ये जगह ध्यान रख लीजिएगा। किस नदी के तट पर, सरस्वती नदी। हालांकि ये नदी अभी तक विलुप्त हो चुकी है। हाँ, यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं कांच तथा तांबे की चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो मन करे तो आप ध्यान रख सकते हैं। आलमगीरपुर की बात कर ली जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इसके जो उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा है, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है, यूपी, ध्यान रख लीजिएगा। किस नदी के तट पर, नदी ध्यान रख लीजिएगा, हिंडन नदी के तट पर। और उत्तर प्रदेश में एक और स्थल है सैंधव स्थल, ये ध्यान रख सकते हैं, हुलास, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पड़ता है। तो यूपी की परीक्षा जो दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद कालीबंगा की बात कर ली जाए तो इसके जो उत्खनन करता है बीबी लाल एवं बी.के. थापर हैं। ये जो है वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। महत्वपूर्ण नाम है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा, घग्गर नदी के तट पर। यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है जुते हुए खेत का। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। और कच्ची ईंट के बने हुए भवन यहाँ पर मिलते हैं, मतलब ईंटें जो है वो कच्ची है, पकी हुई नहीं है। जबकि मोहनजोदड़ो की बात कर ली जाए तो वहाँ पर देखिएगा कि पक्की ईंट के भवन मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस ध्यान रख सकते हैं। दैमाबाद की बात कर ली जाए तो महत्वपूर्ण है, ये सबसे दक्षिणी स्थल है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी के तट पर, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वही मांडा की बात कर ली जाए तो ये भी महत्वपूर्ण है, सबसे उत्तरी स्थल है, जिसका उत्खनन जे.पी. जोशी तथा मधुबाला के द्वारा कराया गया है। और ये पड़ता है वर्तमान में जम्मू में, चेनाब नदी के तट पर। यहाँ से देखिएगा कि जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये नाम, जगह और ये नदी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं बाणाग्र के,
मतलब हड्डी के नुकीले जो बाणाग्र प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मांडा से। बाणाग्र मतलब जो बाण होता है ना, बाण के अगला वाला जो हिस्सा होता है नुकीला वाला, उसको बोला जाता है बाणाग्र। तो हड्डी के बने हुए नुकीले बाणाग्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मांडा से। चार्ट ब्लेड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसी से संबंधित मतलब मांडा जैसा ही एक नाम है मांडी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। रोपड़ की बात करें तो इसके जो उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा है। ये वर्तमान में पंजाब में पड़ता है। महत्वपूर्ण है, जगह का नाम ध्यान रख लीजिएगा, सतलज नदी के तट पर। ठीक, यहाँ पर देखिएगा कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया है, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सारी बातें हैं, ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद चलिए कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं जल्दी से। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि जो शव हैं, तो शव को गाड़ने एवं जलाने दोनों प्रथाएं देखने को मिलती हैं। जैसे हड़प्पा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर शव को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वही मोहनजोदड़ो की बात कर ली जाए तो यहाँ से जलाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लिपि की बात हमने पहले ही कर ली है कि यहाँ की जो लिपि है भाव चित्रात्मक लिपि रही है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं लोथल तथा जो बालाकोट है, ये जो स्थल है ये सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सैंधव सभ्यता के अंतर्गत देखा जाए तो। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि लोथल से, कालीबंगा से तथा बनावली से, तीनों जगह से अग्निकुंड मतलब जिसमें यज्ञ किया जाता है, अग्निकुंड या फिर यज्ञ वेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर देखिएगा कि इनका जो प्रमुख उद्योग होता है वो होता है वस्त्र उद्योग, क्योंकि कपास की खेती प्रारंभ हो चुकी होती है। ठीक है, और इनका मुख्य जो खाद्यान्न होता है गेहूं और जौ होता है, इसके साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। वैसे ही मिठास के लिए जो जिस चीज़ का प्रयोग करते थे वो है शहद, तो ये ध्यान आप रख सकते हैं, मिठास के लिए शहद का ये प्रयोग करते थे। उसके अलावा आप देखिएगा कि हाँ, ये मातृ देवी की उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मैंने वहाँ पर दिखाया है उर्वरता की देवी। ठीक, उससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि देवता में पशुपतिनाथ अर्थात शिव जी की पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद संस्कृति की बात कर ली जाए तो मिस्रवासियों की तरह यहाँ की जो संस्कृति है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति है, मातृसत्तात्मक संस्कृति नहीं रही है, पुरुष प्रधान संस्कृति रही है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद या आप यहाँ पर देखिएगा कि धातु की जो बनी हुई मूर्तियाँ हैं, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और किस तकनीक से धातु की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जैसे कांसे की जो नर्तकी है, किस तकनीक से? लॉस्ट वैक्स तकनीक से। तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस तकनीक का नाम ध्यान रख लीजिए कि इस तकनीक से धातु की मूर्तियाँ बनाई जाती थी इस सभ्यता के अंतर्गत। और यहाँ पर आप देखिएगा कि सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सामान जो खरीदे जाते थे वो बार्टर सिस्टम के माध्यम से खरीदे जाते थे, वस्तु विनिमय के माध्यम से, वस्तु विनिमय व्यवस्था थी। ठीक है, और एक और बात कर लेते हैं। हाँ, इसकी बात करने से पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए कि जो सैंधव सभ्यता के लोग थे, ये कच्चा माल की प्राप्ति कहाँ से करते थे। जैसे सोना की बात कर ली जाए तो सोने की प्राप्ति इनको कर्नाटक से होती थी, अफगानिस्तान से भी होती थी। वैसे ही चांदी की बात कर ली जाए तो ये राजस्थान का जो जावर एवं अजमेर का इलाका है, जावर एवं अजमेर की जो खान है, वहाँ से ये प्राप्त करते थे चांदी। अफगानिस्तान से भी प्राप्त करते थे, ईरान से भी करते थे। वही तांबा की बात कर ली जाए तो राजस्थान के खेतड़ी से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, बलूचिस्तान से भी प्राप्त करते थे। उसके बाद फिरोजा और टीन की बात कर ली जाए, टीन तो आप समझते हैं, लेकिन फिरोजा ये देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ लगा दिया है। जो आपने अंगूठी देखी होगी, अंगूठी में जो ऊपर पत्थर जो होता है, रंग बिरंगे जो पत्थर होते हैं, तो वही वाला ये पत्थर है फिरोजा। तो ये ईरान से प्राप्त करते थे। वैसे ही लाजवर्द की बात कर ली जाए तो ऐसे पत्थर आप अंगूठी में देखे होंगे, तो ये अफ़गानिस्तान से प्राप्त करते थे, अफ़गानिस्तान के बदख्शां से। वैसे ही आप ये अंगूठी में ये भी देखे होंगे गोमेद जो प्राप्त करते थे गुजरात से प्राप्त करते थे। और सीसा की बात कर ली जाए, लेट की बात कर ली जाए तो ये अफ़गानिस्तान से प्राप्त करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। आखिर में ये बात कर लेते हैं कि आखिर सैंधव सभ्यता का विनाश कैसे हो जाता है, पतन कैसे हो जाता है। देखिए, बहुत सारी मान्यताएं हैं। कोई ये मानता है कि बहुत बड़ी महामारी आ गई थी जिसकी वजह से इसका पतन हो गया। भूकंप, कोई मानता है कि भूकंप आ गया था। लेकिन जो सर्वमान्य मान्यता है, जिसको मैक्सिमम लोगों ने माना है, वो है बाढ़। सैंधव सभ्यता के विनाश का जो सबसे प्रभावी कारण माना गया है वो बाढ़ को माना गया है। जैसे कि जॉन मार्शल ने भी माना है बाढ़, J.H. मैके ने भी माना है, एसर राव ने भी माना है। तो ये सारी बातें हैं। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।